इंटरेस्टिंग आज की अदालत होने जा रही है, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आगाज सोमवार से हो जाएगा, यानी कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा। और इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हमें बंदोबस्त करना है कि वित्तीय वर्ष भी हमारे लिए उतना ही शुभ रहे, उतना ही प्रॉफिटेबल रहे जितना कि गत वित्तीय वर्ष यानी कि 23-24 रहा है। गत साल में यानी कि 23-24 में निफ्टी में हमने लगभग 30% की तेजी देखी। 30%, जी हाँ, 5000 अंक निफ्टी बढ़ा है। 5000 पॉइंट्स इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर, ये चमत्कार होता हुआ आपको गए पिछले साल में देखने को मिला। मार्च में यानी कि 2023 के अप्रैल में शुरुआत में निफ्टी कोई 17,500 के आसपास थी और आज आप देख रहे हैं 22,000 पर है, यानी लगभग 5,000 अंकों की तेजी हमने निफ्टी में देखी है। लेकिन जो चमत्कार हुआ है that has happened in small cap nifty. So small cap nifty में 60% का जंप आया है पिछले फाइनेंशियल में, 60% का जंप एक वित्तीय वर्ष में। तो अब ईश्वर से एक ही कामना है कि नया वित्तीय वर्ष भी आपके लिए उतना ही सुखमय हो, उतना ही लाभकारी हो जितना कि 2023-24 रहा है। और कम से कम जो हमने उम्मीद की है उतना नहीं तो उससे थोड़ा बहुत कम, लेकिन अच्छा अपसाइड आपको 24-25 में देखने को मिले, ये मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करेंगे आज की अदालत को। सभी लोग आ गए हैं, बड़े अच्छे संदेश आ रहे हैं। भावेश पाटिल साहब पूछ रहे हैं कि कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम कब होगा। अलावा देखिए बहुत शानदार संदेश आ रहे हैं, अरे वाह वाह वाह। सुनील कुमार जी लिख रहे हैं कि आज क्या आप तो हमेशा ही शानदार लगते हो, बोलने का तरीका भी इतना शानदार है, सीखने का भी सिखाने का भी अच्छा है। अरे वाह सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो जितना मैं डिजर्व नहीं करता हूं उससे ज्यादा प्रशंसा कर दी, और इसके लिए जितना आप चाहें उतनी आपको धन्यवाद चाहता हूं। थैंक यू, मजा आ गया आपकी बात सुनकर। और राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार संदेश आप लोग भेज रहे हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। और ढेरों संदेश आ रहे हैं, फेसबुक से भी संदेश आ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हाँ, एक अनूप गुर्जर साहब हैं जो लिख रहे हैं कि सर मेरे संदेश आप तक नहीं पहुंचते हैं क्या। भाई बिल्कुल पहुंचते हैं, आपके संदेश मिल रहे हैं और आप ही के संदेश पर मैं अब आपको एक बड़ा संदेश देने वाला हूं, और वो है आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भाई गपशप बहुत हो गई, चर्चाएं बहुत हो गई, काम भी बहुत करना है, बाजार भी देखने, चुनाव भी सिर पे है, ये भी तो समझिए। और उसके बाद चुनाव के बाद आएगा बजट। जी हाँ, 2024 का जो सबसे अहम बड़ा बजट है वो भी आने वाला है, उसकी भी हमें पूरी तैयारी करनी है। तो काम बहुत सा है, समय कम है, इसीलिए बिना समय और गवाए काम की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ एक चीजें हमेशा की तरह आपको बताना मेरा दायित्व है, तो सबसे पहले दायित्व का निर्वहन कर लूं और उसके बाद फिर आज के कार्यक्रम को शुरू करेंगे प्रभु का नाम लेके। सबसे पहले देखिए एक चीज जो आपको समझ लेनी है वो है कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी कोई भी आप निवेश करने का सोच रहे हो तो हमेशा उससे जुड़े सारे दस्तावेजों का अध्ययन करना आवश्यक है। बाजार में कोई भी निवेश आप करते हैं तो वो बाजार जोखिम के अधीन होता है, और ये बात आपको समझनी चाहिए। यानी कि जोखिम होता है, चाहे आपको कितना ही लग रहा हो कि इसमें तो कोई जोखिम ही नहीं है, ये तो रिस्क फ्री है, इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, इसमें तो लॉस आ ही नहीं सकता, इसमें तो हम पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह कवर्ड है। ये जो अनुभव है मेरा इतने सालों का, वो ये कहता है कि जब जब आप इतने आश्वस्त हो जाते हैं कि बस अब तो कोई खतरा है ही नहीं, बस बाजार वहीं पटकनी दे देता है। तो इसीलिए सारे दस्तावेजों का अध्ययन कीजिए, रिस्क को समझिए बाजार के, और फिर इसमें निवेश के बारे में विचार कीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर सप्ताह में आपको याद दिलाता हूं। एक चीज और हर सप्ताह याद दिलाता हूं, फिर एक बार दिलाऊंगा, वो ये है कि मेरा सबसे पहला जो चार्ट देखेंगे वो वही चार्ट है जिसका जिक्र अभी मैं आपके सामने कर रहा था, और वो चार्ट है स्मॉल कैप निफ्टी का। तो आइए सबसे पहले स्मॉल कैप निफ्टी के चार्ट का ही दर्शन कर ले। ये आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप है और ये निफ्टी स्मॉल कैप का मंथली चार्ट है। गौर से देखिए, अभी जो मैं आपको कह रहा था कि जो अप्रैल 2023 जब शुरू हुआ था उस समय कोई 9,000 के आसपास स्मॉल कैप निफ्टी थी, आज 14,000 है, यानी कि यहाँ पर 5,000 अंकों की बढ़त हुई, यानी लगभग 50-60% की तेजी आपको साल भर में देखने को मिली, जो बहुत बड़ी होती है, ऐतिहासिक होती है। ऐसा हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। अगर इसमें भी ना कमा पाए हो तो फिर और कैसा बाजार चाहिए आपको कमाने के लिए। इससे बेहतर बाजार कहां से लाएंगे। ये तो बिल्कुल ड्रीम मार्केट कंडीशंस थी जो कि पिछले साल हमें देखने को मिली। अगर इसमें नहीं कमा पाए, इसमें भी नुकसान के साथ ही बाहर आए हैं इस वित्तीय वर्ष में, तो आपको पहले रुककर थमकर सोचना चाहिए कि यार जब हम 50% स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ा, 30% निफ्टी चढ़ा, फिर भी ना कमा सके पूरे साल भर में, तो हमारे मॉडल में, हमारी सोच में, हमारे प्रोसेस में, हम जिस प्रकार से बाजार को देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, हम जिस प्रकार से ट्रेड करते हैं, उसमें कोई बड़ा दोष है, कहीं पर गलती है। ये तो बाजार अच्छा था समझिए जो आप इस नुकसान के साथ बाहर आ गए। अगर बाजार कहीं खराब होता, उसका मूड थोड़ा उखड़ा होता, तो सोचिए क्या दशा होती आपकी। तो ये समय है अपने विचार करने का, ये समय है आत्म मंथन करने का, थोड़ी चिंता करने का कि हमारा प्रदर्शन कैसा रहा। अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 में अच्छा मुनाफा लेकर के आए, मान लीजिए 25% का सालाना रिटर्न आया है,
तो आपको यह सोचना चाहिए कि जब स्मॉल कैप निफ्टी ही 50-60% बढ़ गया, निफ्टी भी 30% बढ़ गया और फिर भी मुझे मुश्किल से 20 मिला है और उसमें मैं खिला रहा हूं, तो ये कहां तक जायज है? अगर आपके रिटर्न इन सारे रिटर्न से ज्यादा है तो जरूर आपको खुशी मनानी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आपका जन्म भारत में हुआ। आप ऐसे काल में जन्मे जब भारत की इकोनॉमी में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप ऐसे समय पर बाजार में आपने इंटरेस्ट लेना शुरू किया जब बाजार में इतनी बड़ी तेजी बन रही है और आपने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, तो इसके लिए अपनी पीठ स्वयं से थपथपा लीजिएगा। अब देखिए दूसरा मलाल क्या हो सकता है आपको। मान लीजिए रिटर्न भी अच्छे हैं और सब कुछ ठीक है, आप खुश भी हैं, लेकिन अब समस्या यह है कि पैसा ही इतना कम लगाया था 2023 में, तब तो हिम्मत ही नहीं बन रही थी। तो तेजी तो बनी, परसेंटेज रिटर्न भी जबरदस्त है, लेकिन जो पैसा लगाया है वो इतना कम है कि कोई खास ऐसे नीडल मूविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो देखिए ये सारी परेशानियां, ये सारा थॉट प्रोसेस उन लोगों का है जो कि 23-24 पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि गए साल में क्या हुआ। पहली चीज, दिस इज अ मार्केट ऑफ इटर्नल रिग्रेट्स। यहां पर हमेशा कोई ना कोई मलाल तो आपके साथ रहेगा ही, लेकिन उसमें न पड़िए। जो मिला उसे प्रसाद मानिए प्रभु का, आगे बढ़िए और संकल्प कीजिए कि ठीक है, हो सकता है कि 2023 में जो पैसा बन सकता था उससे कम बनाए हो हमने, लेकिन 2024 में जो बन सकता है उससे ज्यादा बनाएंगे और उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो ये हमारा संकल्प होना चाहिए 24-25 के लिए। साल अच्छा रहेगा ऐसी मेरी उम्मीद है। चुनाव का साल है, चुनाव सिर पे है। अगले इसी महीने से, जो भी अप्रैल का महीना आएगा, इसी में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इतना बड़ा राष्ट्र है तो आप देखिए चुनाव होने में भी समय लगता है, उसके नतीजे आने में भी समय लगता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये अप्रैल और मई के महीने में बाजार पर हावी रहेगी और बाजार का पूरा जो ध्यान है वो केवल चुनाव और चुनाव से जुड़ी जानकारी पर रहेगा। चुनाव यहाँ गए नहीं कि उसके बाद फिर सारा फोकस हो जाएगा कि बजट कैसा आएगा, क्योंकि ये जो बजट है 24 का ये होगा रियल बजट। जो अंतरिम बजट फरवरी में आया था उसकी कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन जो 24 के अभी जब चुनाव के बाद जो बजट आएगा वो तय करेगा कि बाजार की दिशा क्या होगी। तो 24 का फुल बजट जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा इवेंट होगा। तो इसीलिए आने वाला समय काफी न्यूज आने वाली है, काफी कुछ चेंज होने वाला है, इसीलिए पूरा ध्यान उसकी ओर रखिए, फोकस होकर के बाजार को समझिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, हमने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जहां मंथली चार्ट पर तेजी बन रही है। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पर हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा और इस करेक्शन ने लोगों को हिला दिया, लेकिन इसके बाद 2 सप्ताह से जो रिकवरी हुई है इससे कुछ लोगों का साहस बना है। लेकिन एक बात आपको कह देता हूं, जो गति थी, जो स्ट्रेंथ या स्पीड थी इस इंडेक्स की, उस पर जरूर लगाम लग गई है। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि जो गति से स्मॉल कैप इंडेक्स आपको पिछले साल भर में चलता हुआ नजर आया, अभी इसको दोबारा वो चाल लेने में समय लगेगा। तो इसीलिए स्मॉल कैप इंडेक्स को लेकर के, स्मॉल कैप शेयर्स को लेकर के थोड़ा सावधान होने में हर्ज नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार रेगुलेटर की कार्रवाई भी चल रही है। लोगों के मन में, विशेष रूप से रेगुलेटर के मन में ये चिंता है कि भाई स्मॉल कैप में जरूरत से ज्यादा लोगों का रुझान बन रहा है, इसीलिए थोड़ा सा वहां पर सावधानी बरतने में हर्ज नहीं है। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सावधानी बरतें। तो अगर आप छोटे मझोले शेयर्स में एक्टिव हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी कॉशियस, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कई सारे और विषयों पर हमें चर्चा करनी है और अच्छा ठीक है, तो हमने हमारे साथ आज प्रशांत कोठारी जी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का हम चार्ट देख रहे थे। आइए झट से निफ्टी का चार्ट देख ले, जो नई ऊंचाइयां छू रहा है और निफ्टी इंडेक्स जो है वो नए कीर्तिमान बना रहा है। हमने देखा कि 22,500 के लेवल्स को लगभग इस सप्ताह छू लिया निफ्टी ने। बड़ी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हमने अभी शुक्रवार को होते हुए देखी, थर्सडे को बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई। जब एक्सपायरी के दिन हमने देखा कि बड़ा उलटफेर हो गया। जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको खासा नुकसान हुआ है थर्सडे को, और हमने देखा कि बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी हमने देखने को मिली और बाद में जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग आई उसके चलते बाजार नए हाइस पर बंद हुआ। तो ये बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वीकली चार्ट है, हायर बॉटम्स बन रहे हैं, कोई खास चिंता की वजह नहीं है। हाँ, आपको एक रेखा डाल देनी है और ये रेखा आपको इन लेवल्स पर डालनी है। अब देखिए बाजार के लिए अगला जो रेजिस्टेंस जोन है वो ये है, ये लेवल पार होगा 22,500 तो फिर लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर निफ्टी ट्रेड करने लगेगा, नई तेजी देखने को मिलेगी, नई ऊर्जा होगी। और ये भी याद रखिए कि क्रेडिट पॉलिसी भी है आगामी सप्ताह में, तो क्रेडिट पॉलिसी का भी असर पड़ेगा। आरबीआई की कमेंट्री को भी बाजार बड़ी ध्यान से देखेगा, समझेगा। तो ओवरऑल ये जो समय है इसमें न्यूज फ्लो बहुत स्ट्रांग है और साथ में हम देख रहे हैं कि बाजार जो है वो काफी ऑलरेडी बढ़ चुका है। इस वजह से सावधानी बरतने में हर्ज नहीं है, लेकिन दिशा जो है वो पॉजिटिव है और हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ही आगे बढ़ना है। लेवल्स का ख्याल रखिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 22,500 ऊपर, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ सपोर्ट है 21,900, तो ये 600 अंकों का दायरा है, इसको चार्ट पर अंकित कर लें। लगभग 21,900, 21,850 नीचे, 22,500, 22,525 ऊपर, ये दो लेवल्स हैं
जिनको आपको चार्ट पर अंकित कर लेना है। लगातार अप ट्रेंड में आपको निफ्टी दिखेगा। आइए अब निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी के भी दर्शन कर लिए जाएं, जहां पर कि अभी तक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। पिछले सप्ताह जो एक अभी तक अंडर परफॉर्मेंस थी बैंक निफ्टी की, कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी 48,250 की इस रेजिस्टेंस को पार करने में असफल रहा है। रेंज में ही घूम रहा है और इस रेंज में काफी बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन अगर आप ठीक ढंग से रेंज मार्क कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि ये बाजार है किस दिशा में। और जब आपको पता है कि दिशाहीन बाजार है, रेंज में समय बिता रहा है, तो आप भी बड़े इत्मीनान से हो जाते हैं। हल्के फुल्के मूव पर आप विचलित नहीं होते हैं। और जब आप इस तरह बाजार को सही तरह से इंटरप्रेट करने लगते हैं तो कैसा भी बाजार को कोई खास परेशानी पेश नहीं आती। ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस आपके सामने है 48,250। ये लेवल है जिसको वॉच करना है। बैंक निफ्टी सीमित दायरे में चल रही है। अच्छा मोमेंटम हालांकि थर्सडे को हमने देखा आता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी की बात की हमने, निफ्टी की बात की, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की। आइए एक दफे नेस्डैक, हमारा प्रिय जो इंडेक्स है, उसकी चर्चा कर लें। नेस्डैक में तेजी लगातार बदस्तूर बनी हुई है। ब्रेकआउट आया था वीकली चार्ट पर भी, मंथली चार्ट पर भी। मंथली चार्ट का ब्रेकआउट बड़ा ही सुदर्शन है, बहुत शानदार ब्रेकआउट है। ये गए महीने आया था, इसकी चर्चा हम लोगों ने अदालत में भी की और चार्ट ऑफ द वीक का भी खिताब मैंने नेस्डैक इंडेक्स को दिया। उसके बाद से हम देख रहे हैं इस महीने भी अच्छी खासी तेजी बनी रही। लगभग 1.25% की तेजी हमने इस महीने पूरे मंथ में नेस्डैक में देखी है। तो नेस्डैक इज गोइंग ग्रेट गन्स और यहाँ पर तेजी बनी हुई आपको नजर आ रही है। नेस्डैक अच्छा चल रहा है। आइए डाउ जोन्स को भी देख लें एक बार पहले वीकली चार्ट पर। ये आपके सामने डाउ जोन्स है। लीजिए डाउ जोन्स हाजिर है और डाउ जोन्स के चार्ट को देखें तो यहाँ तेजी ज्यादा आपको साफ दिखाई पड़ रही है। बड़ा ब्रेकआउट आया था 36,000 के ऊपर, वहां से देखें तो लगभग 10% की तेजी हो गई है और गजब की तेजी इस बड़े इंडेक्स में देखने को मिल रही। तो डाउ जोन्स अच्छा चल रहा है, नेस्डैक अच्छा चल रहा है, हमारे बाजार ठीक है। एक चीज आपको याद होगा, मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई बड़ा क्रैश जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे, जब 2 सप्ताह लगातार स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा, लोग सीधा बात करने लगते हैं यार 15,000 आएगी देखना निफ्टी। लेकिन 15,000 निफ्टी आने के लिए जो डाउ जोन्स है इसकी रैली भी खत्म होनी पड़ेगी। देखिए ऐसा नहीं होता कि हमारा बाजार लगातार गिरता चला जाए और ग्लोबल मार्केट्स नए हाई बनाते चले जाएं। सारे बाजार आपस में जुड़े होते हैं। तो जैसे ही आप देखते हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, नए हाईस बना रहे हैं, वहां पर नया पैसा आ रहा है, इक्विटी में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उस समय अगर हमारा बाजार गिर रहा हो तो छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट मेजर करेक्शन तभी आते हैं जब ग्लोबल मार्केट्स एज अ होल गिरने लगते हैं, जो स्थिति अभी तक कम से कम इस चार्ट को देखकर नहीं लगती। इसीलिए हम लोग हर सप्ताह नियम अनुसार ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट देखते हैं। कई बार आप भी सोचते होंगे भाई हमें तो डाउ जोन्स में काम ही नहीं करना, फिर हम डाउ जोन्स पर इतना वक्त क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखिए डाउ जोन्स को देखे बिना आपको बाजार की दिशा का अंदाजा नहीं होगा। तो ये आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट है। ग्रेट, गजब के सवाल आ रहे हैं, मैं सवालों पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए एक बार जो बचे हुए चार्ट हैं उनका भी निरीक्षण कर ले। अभी हमने डाउ जोन्स का चार्ट देखा, अब आइए एक दफे चार्ट देख लें गोल्ड का। और गोल्ड में हमने देखा है कि जबरदस्त तेजी बन रही है, अद्भुत। ये आपके सामने गोल्ड, और गोल्ड का मतलब है कि गोल्ड की तेजी का अर्थ ये है कि करेंसीज जो हैं दुनिया भर की उनमें तेजी बन रही है, गोल्ड में तेजी बनी है। गोल्ड आप देख रहे हैं कि 67,000 हो गया है और जिस प्रकार की अद्भुत तेजी गोल्ड में देखने को मिल रही है ये अद्वितीय है, इसका कोई जोड़ नहीं है। आप इतिहास में उठा करके देखेंगे बेजोड़ तेजी देखने को गोल्ड में मिल रही है। इसका कोई पैरेलल, कोई आपको पर्याय आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगा, इतिहास में नहीं मिलेगा, जहां 62,000 से 68,000 गोल्ड 2-4 सप्ताह में ही हो गया है। बड़ी तेजी आ रही है। तो गोल्ड में तेजी, इक्विटी में तेजी, प्रॉपर्टी की कीमतें सुनी रहे हैं आप, आसमान छू रहे हैं। बिटकॉइन $70,000 हो गया है। तो बिटकॉइन बढ़ रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है, यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट, प्रॉपर्टी का बाजार और सभी कुछ चारों ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और जो बढ़ रही है वो है यूएसडी INR। आइए डॉलर के चार्ट को भी एक बार देखते हैं। ये डॉलर, देखिए इस सप्ताह तो डॉलर में थोड़ी कमी आई जो कि अच्छी बात है, लेकिन अभी तक डॉलर तेजी दिखा रहा था और अभी भी 83 के ऊपर टिका हुआ है। तो 83 के ऊपर डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है और डॉलर की स्ट्रेंथ उतना अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन ओवरऑल बाजार का स्ट्रक्चर, दिशा दिशा बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा चिंता न करें। हाँ, एलिवेटेड लेवल्स हैं, सावधानी बरतने में हर्ज नहीं है, सावधानी बरतिए। हर चार्ट का आकलन कीजिए, लेवल्स मार्क कीजिए, लाइनें डाल करके रखिए, सावधान रहिए, सचेत रहिए। हाँ, एक चीज और कहूंगा, ये जो तेजी बनी है, दिस इज अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट स्टॉक्स ऑफ लोअर क्वालिटी। अगर आपके भी पोर्टफोलियो में, आपके भी पास कोई कम गुणवत्ता का कमजोर स्टॉक है, कोई पेनी स्टॉक लिया था, कोई कम क्वालिटी का स्टॉक लिया था, किसी भी वजह से, किसी के भी कहे पर लिया है, स्वयं के विवेक से लिया है, तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता अपने पोर्टफोलियो को साफ करने का। साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें पोर्टफोलियो में। जो भी कम गुणवत्ता के शेयर्स हैं उनसे निजात पाने का इससे अच्छा सुअवसर नहीं आएगा। यही समय है। अभी देखिए इस तेजी में क्या है, हर कुछ भाग रहा है। कमजोर क्वालिटी के शेयर्स भी भाग रहे हैं, मध्यम क्वालिटी के शेयर्स भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं,
और अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में भी बहुत बड़ी तेजी बन रही है, जितनी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा, क्योंकि देखिए पैसा तो सीमित है और शेयर्स जो हैं वो भी सीमित हैं। पैसा नया आता जा रहा है, हर महीने 17,000 करोड़ रुपया एसआईपी के रास्ते बाजार में नया प्रवेश कर रहा है। ये नया पैसा है जो उतर रहा है और ये केवल एसआईपी के रास्ते आ रहा है। इसके अलावा जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा, ये ऐसा भी है, इसकी वजह से बाजार में और शेयर्स की संख्या उतनी है, अच्छे शेयर्स लिमिटेड हैं, तो सारे म्यूचुअल फंड वही शेयर खरीदना चाहेंगे और जाहिर सी बात है कि उनकी कीमतें इस वजह से बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले जो भी लो क्वालिटी के स्टॉक्स किसी भी कारण से आपके पोर्टफोलियो में हैं, कोई भी ऐसा शेयर है जो संदिग्ध है, जिस पर आपको संदेह है कि पता नहीं ठीक है कि नहीं, ये ले तो लिया था, थोड़ा बहुत बढ़ भी गया, लेकिन ये कंपनी कुछ समझ नहीं आती, या जिस कंपनी के विषय में कुछ आपने ऐसा सुना हो, आप उससे निकलने का इससे बेहतर समय नहीं आएगा आपको। तो ये समय है टू रीअलाइन योर पोर्टफोलियो, बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर ऑल वेदर पोर्टफोलियो, जो कि बाजार की उतार चढ़ाव में आपको परेशानी न दे। ऐसे पोर्टफोलियो की रचना करने का इससे बेहतर समय नहीं आएगा। जो लोग अभी तक इस तेजी में हिस्सा नहीं ले पाए हैं, बड़े ही छटपटा रहे हैं, ऐसे लोग मुझे दिन रात मिलते हैं आजकल। मेरे पास फोन आते हैं कि साहब हम तो इस तेजी में कुछ कर ही नहीं पाए, हम तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जब दूसरों के पोर्टफोलियो की चर्चाएं सुनते हैं, उनकी बड़ी बड़ी सफलताओं की गाथा सुनते हैं, यशोगान सुनते हैं, तो मानो छाती पर सांप लौट जाते हैं। इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है कि यार बाकी सब कमा गए और हम कुछ नहीं कमा सके, इस प्रकार का दुख होता है। तो इसीलिए जो इस प्रकार के दुख से पीड़ित हैं, आप सबको मेरा निवेदन है कि कोई भी निर्णय इस प्रकार की द्वेष की भावना से न करें, बदले की भावना से कोई निवेश न करें। सोचें, विचारें, अवसर आएंगे, सही मौके आएंगे। बाजार में जब जब लगा है आज तक कि बस अभी खरीदो फिर मौका नहीं आएगा, बाजार आपको बहुत मौके बाद में देता है। और जब जब आपको लगता है कि यही मौका है बेचने का, आज बिक गया तो ठीक, आगे बिकेगा ही नहीं, तो बाजार आपको बेचने के भरपूर अवसर ऊपर के लेवल्स पर देता है। ये बाजार की पुरानी फितरत है। तो इसीलिए बिल्कुल अधीर ना हो, ये ना सोचें कि सारे अवसर बंद हो गए हैं। यू हैव ऑल द टाइम एंड यू विल गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। हम बाजार में एक दिन के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हमें रहना है और यहाँ अपना मकान बनाना है। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से आपको आगे बढ़ना है कि वी आर हियर फॉर द लॉन्ग हॉल। ये अपने मन में जोश और जज्बा रखिए, किसी भी चीज से विचलित ना हो जाए, किसी भी चीज को देखकर अति उत्साहित ना हो जाए। तेजी है, अगर आप नहीं हिस्सा ले पाए कोई बात नहीं, दूसरा कुछ आएगा, सही समय पर सही अवसर मिलेगा तब निवेश करेंगे, आपकी शर्तों पर मिलेगा तो निवेश कीजिए। जहां भी निवेश करें लेवल्स का ख्याल रखें और एग्जिट की रणनीति पहले से पुख्ता कर लीजिए और उसको टेस्ट कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद कमाल के संदेश आ रहे हैं, जबरदस्त। हमारे सचिन जी ने भी अभी प्रश्न किया है। गुलशन हिमाचली साहब हैं, बड़ा अच्छा नाम है सर आपका। ये कह रहे हैं कि अदालत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका है गुलशन जी, आज अदालत पे आने के लिए। ओहो, अरे गजब के लोग आ रहे हैं, बहुत शानदार संदेश आ रहे हैं। संदेश पढ़कर हृदय गदगद हो गया मेरा, वाह, मजा आ गया। चलिए, सागर सुपल साहब जुड़े हैं और ये दो शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं, एक है लक्स और दूसरा है वेंकीज। तो आइए लक्स की बात करेंगे। और इनके अलावा वाह वाह वाह, एक हमारे सनी विश्वकर्मा साहब है। हमारे चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स बहुत सारे लंबित हैं अदालत के सामने। आइए चार्ट्स का रुख करते हैं। अभी हमने निफ्टी का चार्ट देखा, बैंक निफ्टी का, यूएस मार्केट्स का। कुछ और चार्ट छट से निपटा दूं और फिर अपने साथ जोड़ूंगा श्रीमान प्रशांत कोठारी साहब को, जो कि लगभग आधे घंटे से वेट कर रहे हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइव का सफर रहा है, तो उनसे भी बात करेंगे। विनोद राय साहब कह रहे हैं कि कमिंग टू माय ट्रेडिंग रूम, आपके साथ ट्रेड करने का अवसर कब मिलेगा? अच्छा, वो कह रहे हैं अब तो उसके सपने आने लगे हैं विनोद जी, गजब। बिल्कुल जरूर करेंगे कमिंग टू माय ट्रेडिंग रूम, और आपको मैं पर्सनली इनवाइट करूंगा, उसमें चिंता मत कीजिए आप, बहुत जल्द उसकी व्यवस्था हो रही है। अच्छा, इस बीच देखिए कई सारे और प्रश्न आ रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखिए कुछ चार्ट्स की चर्चा कर लें। एक सवाल है, ये सवाल पूछा है, अच्छा पूजा जी का एक सवाल का जवाब दे दूं फिर आगे बढ़ता हूं। पूजा जी का प्रश्न ये है कि ज्ञानशाला ऑनलाइन है या ऑफलाइन? ऑनलाइन ज्ञानशाला होती है। पहले ज्ञानशाला हुई थी जिसको हमने नाम दिया था प्रथम ज्ञानशाला, गजब का कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस हुआ था। आप में से बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं और प्रथम ज्ञानशाला में बहुत से लोग जुड़े थे। अब द्वितीय ज्ञानशाला हो रही है और इसमें हम ऑप्शन चेन और ऑप्शन चार्ट्स को जोड़ेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पूजा जी, और ये ऑनलाइन होगा 14 अप्रैल को। तो आप जहां भी हो आप इससे जुड़ सकते हैं। चलिए अब देखिए जिन चार्ट्स की हमें चर्चा करनी है उसमें सबसे पहला चार्ट है IFCI का, जिस पर अभी एक प्रश्न आया है, तो फटाफट एक प्रश्न का निपटारा कर लें। यह है IFCI, क्या किया जाए? IFCI में देखिए तेजी गजब की बनी और उसके बाद फिर करेक्शन भी उसी अनुपात में आता हुआ हमने देखा। तेजी बनी थी लगभग इन स्तरों पर, ये बड़ा कैंडल बना था, ये सितंबर में बना और सितंबर में ये 17-18 रुपया चलता था। वहां से देखिए कहां 68-70
और फिर वहां से गिरकर अब 40। तो जिस तरह बढ़ा उसी अनुपात में करेक्शन आया। यहाँ पर काम देगा फिबोनाची। फिबोनाची बड़ा उपयोगी होता है इस प्रकार के चार्ट्स में। यहाँ पर हम इस प्रकार से फिबोनाची डाल देते हैं चार्ट पर, तो आप देखते हैं कि बिल्कुल जो 0.5% फिबोनाची लेवल है और ये 36 रुपए पर ये स्तर पड़ रहा था, बिल्कुल इसी लेवल से टकराकर हमने इसमें उछाल बनता हुआ देखा। तो इट केम डाउन टू दिस लेवल 36 और वहीं से इसमें जंप आया। तो 36 रुपए का जो लेवल है वो बड़ा सपोर्ट है। ये 50% फिबोनाची है ऑफ दिस इंटायर रन अप जो कि तेजी हमने देखी। तो इस लेवल को मॉनिटर कीजिए। ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 41-42 का है। 41 के ऊपर गया तो करेक्शन समाप्त हो गया, इसकी पुष्टि चार्ट पर हो जाएगी। लेवल्स दो आपको चार्ट पर अंकित करने हैं। एक लाइन ऑफ कंट्रोल रखिए 35-70 यानी कि 36 रुपए पर, और दूसरा एक रेजिस्टेंस का लेवल मार्क कर लीजिए 42 रुपए के आसपास। और बस ये दो लेवल्स आप मार्क कर लेंगे, आपका एनालिसिस संपन्न हुआ। तो एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है और बहुत ज्यादा दिमाग की कसरत भी नहीं करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत जरूर करनी पड़ती है चार्ट्स देखने की, और कॉमन सेंस जो है, यानी जिसे हम कहते हैं कि आपका एक जो बेसिक इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करना होता है। सुनी सुनाई बातों पर, लोगों के कहे पर विश्वास कम करें, अपने विवेक और अपने ज्ञान का इस्तेमाल ज्यादा करें। तो ये आईएफसीआई का चार्ट आपके सामने, आईईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसके भी चार्ट को एक कभी देखेंगे। ये आपके सामने आईईएक्स का चार्ट है। हाँ, एक चीज यहाँ पर याद दिला दूं सभी लोगों को, भाई चार्ट तो हम लोग कई सारे देख रहे हैं, अभी हमने आईएक्स का देखा, उससे पहले आईएफसीआई का चार्ट देख रहे थे। एक चीज आपको याद दिला दूं, सभी लोग इसका विशेष ध्यान दें कि जिन भी चार्ट्स की चर्चा हम लोग अदालत में करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदारी या बेचने की राय नहीं होती है। ये चीज याद रखिए। जो चार्ट कुछ सीखने योग्य होते हैं या जिस पर आप लोग कोई प्रश्न करते हैं कि इस चार्ट पर कहां पर रेखा डाली जाए, कौन सा पैटर्न बनाए, उसकी चर्चा हम लोग हर सप्ताह अदालत में करते हैं। तो इसको बिल्कुल भी खरीदने बेचने की राय मानने की गलती न कीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। चलिए वापस लौट आते हैं चार्ट्स पर। और ये आपने अभी अभी चार्ट देखा, ये हम देख रहे थे आईईएक्स का चार्ट। अब आईईएक्स में हमने देखा कि एक बड़ी तेजी बनी थी, हेड एंड शोल्डर बना। ये घटना है लगभग 2021 के नवंबर की, तब तक तो अच्छी तेजी बनी, फिर ब्रेकडाउन हुआ और वहां से फिर ये स्टॉक कभी उठकर वापस तेज नहीं हुआ, रेंज में फंसा हुआ है और एक बेस बन रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा चार्ट है ये। कुछ चार्ट्स होते हैं बड़े जटिल होते हैं, उनको समझना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ चार्ट्स होते हैं कि बिल्कुल आसान साफ होते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन डाल दें। ये लाइन मैंने 168 रुपए पर डाली है। ये जो रेखा है ये इसके लिए मेक और ब्रेक रेखा है। ये है असली रेखा, लक्ष्मण रेखा। ये 168 के ऊपर निकलकर कुछ ताकत का परिचय देगा तो फिर इस पर पुनः विचार करेंगे। जब तक ये 168 के नीचे दबा हुआ है, हमारे बाजार में अवसरों का अभाव नहीं। तो बजाय अपना समय जाया किए उन स्टॉक्स पर फोकस करें जो बाजार से आगे चल रहे हैं, जो बाजार से पिछड़ रहे हैं, इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी कोई रिटर्न नहीं ला सके हैं, जिनके नंबर इम्तिहान में कम आ रहे हैं, उनके बनिस्बत उन पर फोकस करें जो अव्वल आने की ताकत रख सकते हैं। तो आईईएक्स पर ये 168-69 के लेवल्स पर रेखा डाल दें और निश्चिंत तो हो जाइए। ये आपके सामने चार्ट है आईईएक्स का, जिसकी चर्चा भी अभी हमने की। अच्छा, ढेरों चार्ट्स हमारे सामने। अभी अभी एक सवाल आया जयेश पुरोहित जी का, वो कह रहे हैं कि अच्छा, इन्होंने एक हमारी स्ट्रेटेजी है जिस पर एक वीडियो मैंने बनाया था, 3 पल्प स्ट्रेटेजी, उसका इस्तेमाल करते हैं आप, और कह रहे हैं कि क्या इस स्ट्रेटेजी में 25% का स्टॉप लॉस कॉल के प्रीमियम का रख सकते हैं या पुट के प्रीमियम का रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और टारगेट 100% का रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसके साथ जो भी आप करें, बैक टेस्ट जरूर कीजिए। मान लीजिए आपने तय किया कि 25% ऑफ द कॉल प्रीमियम हमारा स्टॉप लॉस है और 100% ऑफ द कॉल प्रीमियम टारगेट है। जो भी आप निर्णय लें इस तरह का, उसको फिर बैक टेस्ट कीजिए, पुराने डेटा पर एक बार जांच करके देखिए कि मान लीजिए हमने ये स्टॉप लॉस टारगेट रख करके 100 ट्रेड लिए, तो अंत में क्या पैसा बना, नहीं बना, क्या बड़े प्रॉफिट से आप वंचित रह गए या आप बड़े प्रॉफिट्स को भी पॉकेट कर पाए। इस प्रकार से बैक टेस्ट करने के बाद ही कोई भी निर्णय लीजिए। गजब के सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जिसको तमाम लोग पूछ रहे हैं और इसकी चर्चा करेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। फसी जी का एक सवाल है, नाम मैंने शायद ठीक पुकारा इनका, फसी। इनका सवाल है कि does the ascending triangle break out on LNT on monthly weekly chart candle? ठीक है, आइए इस चार्ट को देखते हैं और LNT में क्या ये ascending triangle बना है इसको समझ लेते हैं। वाह, ये चार्ट है LNT का। गजब का ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। हमने देखा है कि 3700 का लेवल पार हुआ, लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। LNT तो देखिए इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है हमारी, और इसके बिना तो देखिए ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, ना कैपिटल गुड्स बन सकते हैं, ना हमारी उद्योग धंधे अच्छा कर सकते हैं। तो LNT तो आप मान के चलें कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसका प्रॉक्सी है, तो इसको जरूर आपको वेटेज देना है। हाँ, अब सवाल है कि लेवल्स, तो लेवल्स देखिए जो ब्रेकआउट के लेवल्स हैं वो पीछे छूट गए, नया ब्रेकआउट हुआ है। सवाल आपका यह है कि क्या इसमें कप विद हैंडल पैटर्न है, क्या इसको कप विद हैंडल माना जाना चाहिए? तो हम इसको डेली चार्ट पर देखते हैं।
अब आप जब डेली चार्ट देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल सुदर्शन यू, ये फ्लैग और ये ब्रेकआउट दिख रहा है, इसी को कप विद हैंडल कहते हैं। मान लीजिए कहीं पढ़ाना हो कि कप विद हैंडल कैसा दिखता है और उसका उदाहरण खोज रहे हो, तो इससे आपको साफ स्पष्ट कॉपी बुक एग्जाम्पल शायद ही कहीं और मिले। लेकिन एक चीज बता देता हूं, ये ब्रेकआउट आए हुए अब 4-5 दिन हो गए हैं। कप विद हैंडल का ब्रेकआउट इस चार्ट पर यहां पर दर्ज हुआ था, कहां पर, जब ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, यानी कि ये जो हैंडल मैंने बनाया इस कप का, इसका ब्रेकआउट हुआ पिछले गुरुवार को। उस समय भाव था कोई 3550, तो 200-250 रुपए की तेजी ऑलरेडी हमने देख ली। हाँ, अगर आपने उस समय मौका वारदात पर देख लिया होता कप विद हैंडल, तो आपका ट्रेड बिल्कुल जायज था, सही था, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना था, यानी कि जो हैंडल का लो है उस पर स्टॉप लॉस, यहां पर एंट्री बनती और देखिए क्या गजब की तेजी बनी उसके बाद। लेकिन अब आप लेट हो चुके हैं, ये समझ लीजिए। हाँ, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बिल्कुल बराबर है, 3700 के ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कप विद हैंडल का ब्रेकआउट 4 दिन पुराना है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह देखिए, सही मौके पर पैटर्न को पहचानना जरूरी है। अक्सर होता यह है कि हमें एक पैटर्न नजर आता है, लेकिन जब तक हम उस पैटर्न पर काम करने की दिशा की अपने होश संभाल पाते हैं, तब तक ऑलरेडी प्राइस भाग चुका होता है। ऐसे में फिर हम परेशानी में आकर हम सोचते हैं यार हमने तो इतनी मुश्किल से पैटर्न ढूंढा, आप देखो ये पड़ गया, कोई बात नहीं, चलो अब यही ले लेते हैं। अब ये नहीं करना है, आपको लेना तब होता है जब पैटर्न का ब्रेकआउट बिल्कुल हो रहा होता है। तो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग योर स्टॉक्स। तो ये आपके सामने एलएनटी। अच्छा, अब देखिए अपने साथ जोड़ लेते हैं, हमारे साथ प्रशांत कोठारी साहब हैं और कार्यक्रम की शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं और बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए प्रशांत जी को अपने साथ जोड़ते हैं, देखते हैं उन तक आवाज मेरी पहुंच रही है कि नहीं। हेलो, अरे प्रशांत जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते सर, बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है सर? अरे बिल्कुल साफ स्पष्ट एकदम क्लियर आवाज आ रही है। तो कहाँ से हैं प्रशांत जी आप? सर मैं उदयपुर से हूँ, उदयपुर राजस्थान। अरे बहुत बढ़िया, तो आप भी राजस्थान से हैं, बहुत बढ़िया। जी तो सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने सर इनवाइट किया और गाइड किया मुझे इस जर्नी में। थैंक यू वेरी मच सर। जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कहाँ से जुड़े हुए, आपके ये जो बाजार में आप कैसे आए प्रशांत जी? पहले से थे, ये कोविड के बाद ही आपका इंटरेस्ट आया क्या? सर एक्चुअली इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। एक्चुअली क्या हुआ कि कोविड, मेरा जो जॉब है, मेन जॉब एचआर का है, ह्यूमन रिसोर्स का, और मैं एचआर मैनेजर हूँ। तो पिछले 20-22 सालों से मैं उसी में काम कर रहा था, लेकिन कोविड जब आया तो अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा अटैक हमारी इंडस्ट्री को ही हुआ और सारे रिक्रूटमेंट और सारा ऑफिस वाइंड अप करना पड़ा उस टाइम में, कोविड के टाइम में। और तब जी न्यूज़ हम देखते थे, तो जी न्यूज़ में, जी बिजनेस में आपको भी देखते थे और पूरा इंटरेस्ट जगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी जो कैपिटल थी वो कोविड खत्म होते होते सारी खत्म हो गई। फिर वो लॉस हो गया, क्योंकि तब सीखने का कुछ आइडिया था और कुछ भी नहीं। फिर आपकी अदालत और इसमें जुड़ते थे, तो वहाँ से मैंने नौकरी, जो पहला था नौकरी से आज़ादी, वो ज्वाइन किया। बहुत लॉस किया था आफ्टर कोविड जब मैं मार्केट में आया, पर आपके गाइडेंस से और थैंक्स टू यू कि मैं उस लॉस को पूरा रिकवर कर चुका हूँ अभी तक। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसमें देखिए आपकी मेहनत है प्रशांत जी, और दूसरा बाजार है, देखिए दोनों चीजों का योगदान है। और हाँ, मेहनत और आपने जो पेशेंस रखा और उसका बड़ा श्रेय। तो ये बताइए प्रशांत जी, अब आप कितना समय देते हैं? वैसे आप किस कारोबार में हैं ये बताइए? सर मैं एचआर, ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट का काम है मेरा। बेसिकली वी आर वर्किंग फॉर सम मल्टीनेशनल हाउसेस, तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी टीम इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को सोर्स करती है और उनको इंटरव्यू के लाइनअप्स करती है। तो आपके काम में जो आप समय देते हैं और बाजार को समय देते हैं, उसके बीच में सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? कितना समय बाजार को देते हैं? मेरा मोस्टली काम सर ऑनलाइन ही होता है, क्योंकि मेरा मेन सोर्सिंग रहता है, तो मैं मार्केट से भी कनेक्टेड रहता हूँ और साथ में मेरा जॉब भी, मेरा काम भी करता हूँ उसमें। बहुत बढ़िया, दोनों चीजें संभाल रहे हैं। और ये जो अभी आप बाजार को टाइम देते हैं, तो सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगातार देखते रहते हैं, या आप बीच में टाइम बना रखा है आपने, कैसे करते हैं? सर मॉर्निंग में 1-2-1.5 घंटा में सारे चार्ट्स को एक बार एनालिसिस कर लेता हूँ कि किन किन चार्ट पे मुझे फोकस रखना है, और उन चार्ट्स को मैं ओपन करके मार्केट के टाइम के अंदर में खाली वॉच करता रहता हूँ कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है, और जैसे ही कोई ट्रेड मिलता है तो मैं उसमें एंटर हो जाता हूँ। और पहले तो मुझे ऑप्शंस में बहुत डर लगता था, लेकिन जैसे ही आपका वो टीकेपी वाला प्रोग्राम सर वो रेगुलर मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मेरा कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ रहा है। एंड थैंक्स टू यू सर, वो उसी के कारण ही मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला और प्रॉफिट में इतना ले पाया, रिकवर कर पाया वापस। बहुत बड़ी बात है। तो ये अपने टाइम को पहले से डिसाइड करके चल रहे हैं प्रशांत जी, मतलब सुबह इन्होंने पहले, मतलब बाजार खुलने से पहले 1-1.5 घंटा लगाते हैं प्रशांत जी? जी 1.5 घंटा अभी, और पहले 1-1.5 घंटा चार्ट्स देखते हैं? जी चार्ट देखता हूँ और टारगेट करता हूँ कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन से चार्ट में मूवमेंट हो सकता है। जो हमारा गप्पी एवरेजेस और जो ओबीबी और पीवीटी वाला जो कंसेप्ट है, उसके ऊपर मैं मेनली काम करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चार्ट मुझे लगते हैं, उन सारे चार्ट्स को एक बार ओपन कर लेते हैं, और मार्केट जब चल रहा होता है तो जैसे ही कहीं ट्रेड का मौका मिलता है तो वहाँ पर एंट्री होती है, और एग्जिट भी सेम टाइम पे, जब भी जहाँ भी निकलना है तो भी मार्केट के टाइम में निकल जाता है। और शाम को, रात को 1-1.5 घंटा में जरूर ये न्यूज़ पढ़ना और जो मूवमेंट हुआ है मार्केट में, वो सारा मैं देखता हूँ सर। तो बड़ा मेहनत कर रहे हैं प्रशांत जी। सुबह बाजार खुलने से पहले 1-1.5 घंटा लगा के सारे चार्ट्स का रिवीजन करते हैं, चार्ट्स खोजते हैं, मौके तलाशते हैं। फिर मार्केट आवर्स में उतने ज्यादा डे टू डे नहीं देखते हैं, उसके बाद एंट्री एग्जिट के मौके मिल जाए तो ट्रेड करते हैं।
और उसके बाद फिर रात में एक बार फिर से सारे न्यूज और जानकारी हासिल करते हैं। तो ये देखिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको इसमें कुछ आगे बढ़ना है, संजीदा कुछ काम कर रहे हैं, आप सीरियस काम कर रहे हैं, यू हैव टू गिव इट टाइम। अब कुछ लोग मुझे मिलते हैं कि बाजार में कितना टाइम देते हो, कहते सर 15 मिनट, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता जॉब के साथ, लेकिन पैसा हमें कमाना है लाखों करोड़ों, तो कैसे होगा? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इसको सीरियसली लेना है, तो फिर इसको वक्त देना पड़ेगा और इसको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। ये कैजुअल एक्टिविटी नहीं है कि किसी दिन खाली थे, कोई काम नहीं था, दुकान पर ग्राहक नहीं था, तो हमने कहा चलो एक दो ट्रेड लगा लें। ये ऐसा काम नहीं है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि जिस दिन आपके पास टाइम हो सकता है बाजार अच्छे मूड में ना हो, और जिस तरह बाजार अच्छे मूड में हो उस दिन आपके पास टाइम ना हो। तो इसलिए आपको बाजार के मूड के हिसाब से चलना पड़ेगा। बाजार आपके साथ हिसाब से नहीं चलता अनफॉर्चुनेटली। तो इसीलिए टाइम दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, बहुत जरूरी है। तो प्रशांत जी एक बात बताइए, अब आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, केवल ट्रेडिंग करते हैं, केवल ऑप्शंस करते हैं, अभी आप क्या कुछ कर रहे हैं ये बताइए? नहीं सर, अभी जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए जो चार्ट्स रहते हैं, जैसे वीकली चार्ट्स हो गए, जैसा हमारा जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से, तो इन्वेस्टमेंट भी रेगुलर चालू है सर, और ट्रेडिंग तो रेगुलर रोज का चलता ही है, लेकिन उससे जो अर्निंग होती है वो हम लोग मेरा मेन फोकस उसको इन्वेस्टमेंट करने पे है सर। क्योंकि जो हमारी रेगुलर इनकम है वो तो मेरी जॉब से मुझे आई जाती है, पर ये जो बिजनेस ये यहाँ से जो मुझे इनकम होती है वो मैं इन्वेस्टमेंट पे लगा रहा हूँ सर, ताकि उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिले। ग्रेट ग्रेट। अच्छा एक बात और बताइए प्रशांत जी, जैसे आपने काफी लॉस देखा, आपने बताया कि आपको कोविड में लॉस हुआ और लगभग पूरी कैपिटल समाप्त हो गई थी, और बहुत, तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल समय रहा होगा। और मेरा मानना है कि देखिए अगर आपने लॉस नहीं देखा एज अ ट्रेडर, तो आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है। हर ट्रेडर को बहुत जरूरी है उसकी लाइफ में कि वो एक सिग्निफिकेंट लॉस देखे। जब आप लॉस देखते हैं तभी आपको समझ आता है कि भाई इस बाजार में खतरे भी है, तभी समझ आता है कि अगर लॉस हो भी रहा है तो उसको रिकवर भी किया जा सकता है। वो कॉन्फिडेंस जो है वो तभी आता है। तो जब आपने लॉस देखा था उस समय आपको कैसा लग रहा? आपको लगता था ये पैसे वापस आ जाएंगे और मैं रिकवर कर लूंगा, या आपको लगता था नहीं लगता था सर मुझे ये पैसा आ पाएगा सर? क्योंकि मुझे दोहरी मार पड़ी थी। एक तो बिजनेस तो चला ही गया था मेरा, और जो मेरी सेविंग्स थी वो मैंने मार्केट में लगाया बिना सीखे, तो वो भी चला गया। तो मेरी पूरी हिम्मत टूट गई थी। लेकिन मैंने पता नहीं क्यों, जब आपका वो फर्स्ट नौकरी से आजादी जब कार्यक्रम ज्वाइन किया, तब मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कैपिटल था ही नहीं, तब तक तो मैं लॉस कर चुका था पूरा। पर मैंने वो सीख के, उसके रिकॉर्डिंग्स थे, उसको बहुत बार रिवाइंड करके मैंने बैक टेस्टिंग किया साल डेढ़ साल, और अभी पिछले 8-9 महीने पहले वापस री एंटर करके, और 8-9 महीने में मैंने पूरा लॉस कवर किया है। बहुत बढ़िया। और देखिए बड़ी काम की बात बोल दी आपने प्रशांत जी। इन्होंने कहा है कि न केवल इन्होंने नौकरी से आजादी कार्यक्रम से जुड़े रिकॉर्डिंग देखी, फिर उसके बैक टेस्टिंग की। देखिए बहुत जरूरी चीज है ये। देखिए आप देखिए जो लोग विमान उड़ाते हैं, पायलट लोग हैं, मेरे कुछ मित्र है पायलट हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ एक पुरानी परंपरा है, ट्रेडिशन कह लीजिए या एक बेसिक सेफ्टी चेक है, कि पायलट स्वयं जो है वो एक बार विमान का निरीक्षण जरूर करता है उड़ाने से पहले। क्योंकि देखिए चाहे उसको बड़े बड़े इंजीनियर्स ने चेक किया हो, लेकिन एक बार वो स्वयं करता है। क्योंकि देखिए आपको कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने जांच की हो। तो इट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट कहीं से भी पता लगता है, या कोई अच्छा इंडिकेटर, कोई सेटअप पता लगता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैक टेस्ट। बहुत जरूरी है, उसको टेस्ट कीजिए। और उसके लिए आजकल बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं, फ्री में टूल्स अवेलेबल हैं, जिनके जरिए आप कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बस देखने में ही अच्छा था, नतीजे अच्छे नहीं है, तो छोड़ दीजिए उसको, तलाश जारी रखिए, एंड यू विल फाइंड बेटर मोर इफेक्टिव आइडियाज एज यू गो अलोंग। तो बहुत काम की चीज आपने प्रशांत जी कही। और प्रशांत जी अब ये बताइए आगे क्या विचार हैं आपके, अब आगे क्या करने वाले हैं? 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए क्या टारगेट लगाया आपने? सर मेरा टारगेट सर करोड़पति बनने का है इस साल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप भी वही टारगेट लेकर के चल रहे हैं जो पूरा देश लेकर के चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है प्रशांत जी। लेकिन आपको इसमें निश्चित सफलता मिलेगी, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और केवल मेरी शुभकामनाएं नहीं है, जो लोग आपको सुन रहे हैं आज अदालत में, सब लोग एक आवाज में आपके लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं कि इसी प्रकार से आगे बढ़िए। अच्छा कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है प्रशांत जी, क्योंकि आपको बाजार में समय हो गया और आपने पूरी यात्रा देख ली फ्रॉम अ बॉटम टू अ टॉप, तो ये बताइए कि कोई एक ऐसी चीज है, कोई एक ऐसा साइकोलॉजिकल इशू है, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता हो कि अगर ये 2 साल 2.5 साल पहले पता होता मुझे, तो आई वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन, इतना लॉस नहीं होता। और आज मुझे पता है, तो जो चीज आज आप करते हैं या पता है आपको, जो 2 साल पहले नहीं पता थी, ऐसी कोई चीज है? सर वो साइकोलॉजिकली ये प्रॉब्लम आता था कि जैसे आज आपने कोई ट्रेड ले लिया, लेकिन जब निकलना होता था ना सर, तो उस समय ये होता था कि नहीं देखते हैं नीचे की ओर लाइन, स्टॉप जो लाइन है वो नीचे कर ली खतरे का निशान नीचे कर लिया, और उसको होल्ड कर लिया कि नहीं अब तो बढ़ेगा, और उसको एवरेज करते गए। तो उस चक्कर में सर बहुत सारा कैपिटल वही इन्वेस्ट हो जाता था। लेकिन अब जब ये आया है, कॉन्फिडेंस आया है कि हमको एग्जिट करना है, मतलब करना है, नो इफ नो बट आपको एग्जिट तो करना ही है ऑन टाइम। चाहे हो सकता है उसमें बहुत सारा लॉस हो जाए, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है। अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो हम नए ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। और ये काम आसान नहीं है, ये मतलब ये कहना बहुत आसान है कि ऐसे ऐसे करना होता है, लेकिन जब करने पर आते हैं और जब आपको सामने वो एब्सोल्यूट लॉस नजर आ रहा होता है, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड 100 रुपए में शेयर खरीदा और वो 90 पर एग्जिट आ रहा है चार्ट पर, उस समय 10 रुपए का लॉस जो वो इतना चुभ रहा होता है आपको लगता है यार कहीं ऐसा तो नहीं है मैं बेचूं और ये वापस से 110 हो जाए, फिर कितना बुरा लगेगा मुझे, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, एक बार मेरा दाम आ जाए निकल जाऊंगा।
और वो आप देखते हैं कि 90 का 80, 80 का 70, 70 का 65, और उसके बाद आप फिर उसको एवरेज करते हैं। एवरेज करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रहता, और फिर वो 50, और फिर वो महीनों तक ऐसे ही वो शेयर रुका रहता है, बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये जो परिस्थिति है, ये बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से हमारे प्रशांत जी आपको बता रहे हैं, इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। रूथलेसनेस चाहिए, यानी कि बिल्कुल आपको भावना विहीन होकर के एकदम जो है फोर्सफुली एग्जिट करना होता है। जहां एग्जिट आए एग्जिट कीजिए एक बार, बाद में पछता लीजिएगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। कितनी ही बार हम लोग रैशली एग्जिट कर देते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, खटका हुआ, निकल गए, उस समय लगता है यार ये बेवजह निकले, बाद में 5 मिनट सांस लेकर जब आप सोचते हैं तो लगता है अच्छा ही निकले, सही निकल गए, बच गए। तो ये परिस्थिति जो है, ये धीरे धीरे भी ट्रेनिंग आपको ये चीज समझ आती है। तो बहुत अच्छी बात प्रशांत जी आपने कही, और ईश्वर करे इसी प्रकार से आपकी यात्रा आगे बढ़े। जो सफलता आपको गए वर्ष में मिली है वो आने वाले वर्ष में भी मिले। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? पैसा कमाना तो सीख लिया है सर, लेकिन पैसा बनाना आपसे सीखा है सर। थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू सो मच, मजा आया, बहुत आनंद आया आपसे बात करके, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। उदयपुर से थे हमारे प्रशांत कोठारी जी, और गजब का काम कर रहे हैं। कोविड में इतना नुकसान झेल लेने के बाद भी इन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया, इन्होंने बाजार से संन्यास नहीं लिया, इन्होंने इसको वापस से सीखा, और सीखने के बाद ही हैज मेड अ ड्रामेटिक कमबैक। तो बहुत गजब की कहानी है, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे प्रशांत कोठारी जी की, जो कि उदयपुर से जुड़े हुए हैं। चलिए, गजब की बात है। और हाँ, अरे वाह, हमारे मयूर साहब हैं जिन्होंने अभी अभी दाखिला ले लिया है ज्ञानशाला में। अरे वेलकम आपका मयूर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बाकी तमाम लोग भी जो ज्ञानशाला में नहीं जुड़े हैं, सीटें आज ही शायद बची हुई हैं, तो जिनके पास भी अवसर है जरूर जुड़ जाइए। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारे सामने कई सारे हैं, और हमें तैयारी करनी है कमिंग फाइनेंशियल ईयर की भी। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन सेक्टर्स पर आपको फोकस रखना है। तो ये जो आने वाला समय है, ये जो वित्तीय वर्ष होगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये उतना आसान नहीं होगा जितना कि गया फाइनेंशियल ईयर रहा है। पैसा तो बनेगा, लेकिन पैसा उनका बनेगा जो थोड़े से ज्यादा बाजार को लेकर के गंभीर हैं, जो थोड़ा समझ कर संभल करके चलेंगे, वो टिके रहेंगे बाजार में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ठीक है, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, और सवाल कई सारे हैं, सवालों पर मैं आता हूं। एक हमारे दर्शन अग्रवाल साहब हैं, उनका प्रश्न मैं ले लेता हूं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। दर्शन अग्रवाल जी का प्रश्न यह है कि आप शेयर का चुनाव करने के लिए, स्कैन करने के लिए कौन से स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं? ये है सवाल। भाई दर्शन जी, कोई खास ऐसे स्कैनर नहीं है, मेरा ये फुल टाइम काम है। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, 500 जो S&P 500 के शेयर्स हैं, S&P निफ्टी 500 में 500 शेयर्स हैं। इसके अलावा निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है, उसमें 250 शेयर्स हैं। इसके अलावा कोई 150-200 शेयर्स और ऐसे हैं जिनमें मेरी रुचि है, या मुझे वो अच्छे शेयर्स लगते हैं, या कंपनियां अच्छी है, तो उनको मैं ट्रैक करता हूं। तो कुल मिलाकर ये संख्या बल्ब हो गया है लगभग 800 के आसपास। तो 800 स्टॉक्स को मैं एक्टिवली ट्रैक करता हूं। ट्रैक करने का अर्थ क्या है कि इनके चार्ट्स को मैं नियमित देखता हूं, इसमें छोटी बड़ी हर घटना पर मेरी नजर रहती है। उसके बाद अगर चार्ट पर किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन आता है, जो हमारा अपना सिस्टम या सेटअप है, तो उस शेयर को चुना जाता है, और फिर उसमें टाइमिंग होती है, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड देखा जाता है, वो तमाम चीजें हम देखते हैं। लेकिन शुरुआत हम करते हैं अपनी एक बड़ी लिस्ट बना करके। तो आपको भी एक लिस्ट बनानी है। अब अगर आप देखिए और चीजों में व्यस्त हैं, 800 शेयर्स ट्रैक करना शायद आपके लिए मुमकिन ना हो, तो आप 300 कीजिए, 200 कीजिए, 100 कीजिए, 50 कीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन एक सूची बनाकर आपको फोकस होकर के बाजार को ट्रैक करना है। बाजार तो अदरवाइज इतना बड़ा था महासागर है, आप इसमें कहीं खो जाएंगे। अगर आप सारे बाजार को ट्रैक करने बैठ जाएं, तो आप कभी भी ठीक ढंग से पूरा बाजार नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए एक सीमित संख्या में शेयर्स को ट्रैक करना जरूरी होता है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा संदेश अभी प्रतीक्षा मिश्रा जी ने भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, देखिए शुभकामनाएं भेज रही हैं वो प्रशांत कोठारी जी के लिए, जिन्होंने अभी अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। और वो कह रही हैं कि प्रशांत जी को बेस्ट विशेष, इंडियन मार्केट्स में ट्रस्ट और डिसिप्लिन जो है ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं, और आप अगर सही ढंग से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। अच्छा, गजब के सवाल आ रहे हैं, वंडरफुल। चलिए, तो अब समय गवाए बिना आइए हम लोग बात करते हैं 2025 की, यानी आगामी वित्तीय वर्ष की, जो कि सोमवार से शुरू हो जाएगा, 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर। देखिए, एक सेक्टर जिस पर मैं चाहूंगा कि आप लोग निगाह डालें, और ये है ये सेक्टर है टेलीकॉम। अब देखिए, टेलीकॉम ऐसा सेक्टर है जिसमें हालांकि हमने अच्छी तेजी बनते हुए देखी है। भारतीय एयरटेल का चार्ट आपके सामने, ये वीकली है, ये मंथली है, और हम देख रहे हैं कि एक अरसे से भारतीय एयरटेल में तेजी बनी हुई है। लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी को भी तेजी बिल्कुल कायम रही, और 400 रुपए का भारतीय एयरटेल आज 1200 रुपया हो गया है, तो बड़ी तेजी बनी है। इसी तरह रिलायंस जियो के चार्ट को देखें तो वहां तेजी दिखती है। अगर आप बाकी तमाम टेलीकॉम प्लेयर्स को देखें, टेलीकॉम से जुड़ी और कंपनियों को देखें, जैसे इंडस टावर के चार्ट को देखें, तो वहां पे भी तेजी बनी हुई है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये जो पूरा स्पेस है टेलीकॉम, यहाँ पर बहुत समय से जो आपका बिल है, जो आप पैसा हर महीने देते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी वृद्धि होते हुए हमने नहीं देखी है।
मान लीजिए आने वाले सालों में जो हमारे टेलीकॉम के रेट्स हैं, वो जो ग्लोबल रेट्स हैं वहां तक चले जाते हैं, उसके आसपास आने लगते हैं, या उस पर अपवर्ड प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो ये जो पूरा सेक्टर है इसमें भी बड़ा मोमेंटम बन सकता है। तो इस सेक्टर को जरूर से 24-25 के लिए आपको स्टडी करना है। तो स्टडी कीजिएगा ऑल टेलीकॉम स्टॉक्स, भारती, रिलायंस, इंडस टावर, जो भी और टेलीकॉम की कंपनियां लिस्टेड हैं सबके चार्ट्स को देखिए, क्योंकि ये स्पेस ऐसा है जिसमें हम देख रहे हैं कि बड़ा मोमेंटम बहुत समय से बना नहीं है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, लेकिन अब स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। और देश में आप ये देख रहे हैं कि टेलीकॉम पर तो हम सब आश्रित हैं, बड़े पैमाने पर हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, और डेटा कंजम्पशन दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। जिसको 10 मिनट का भी कहीं आराम मिल जाए वो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने बैठ जाता है, और यही हमारा आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन है। एक साहब से मैंने पूछा, यार ये क्या देख रहे हो, इतना समय इसमें क्यों लगाते हो? तो कहते हैं एकदम रिलैक्स फील करता हूँ, या ऐसा लगता है जैसे मेडिटेशन चल रहा हो, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, और 10-15 मिनट पूरा फोकस होकर के रील्स देखता हूँ। इस प्रकार के बहुत से लोग आपको मिलेंगे, विशेष रूप से जो यंग लोग हैं वो बहुत समय अपने दिन का स्क्रीन को देते हैं, किसी ना किसी प्रकार के डेटा कंजम्पशन को देते हैं, फिर चाहे वो मूवीज देख रहे हो, नेटफ्लिक्स और इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सीरीज देख रहे हो, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। और ये जो डेटा कंजम्पशन है, ये आदत जो पड़ गई है, ये इतनी आसानी से जाएगी नहीं, ये चलती रहेगी। और इस आदत में एक समस्या है कि अगर डेटा की कॉस्ट बढ़ती रही तो आपको, क्योंकि आप इससे इतना जुड़ चुके हैं, अब आपको ये देते ही रहना पड़ेगा। तो एक बड़े पैमाने पर ये जो पूरा स्पेस है टेलीकॉम का, इसको 24-25 के लिए आपको स्टडी करना है। ऐसे ही और बहुत से सेक्टर्स हैं जहां पर के बड़े कंजम्पशन ट्रेंड्स दिख रहे हैं, और उनकी भी चर्चा आने वाली अदालतों में हम लोग करेंगे। हर सेक्टर की बात करेंगे जहां मुझे लगता है कि बड़ा मूवमेंट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन आप फिलहाल जो ये पूरा टेलीकॉम स्पेस है, इसको एक बार खंगाल दीजिए इस सप्ताह। ये जो भी समय मिलेगा आपको रविवार को, सारे टेलीकॉम शेयर से एक बार देख डालिए। एक और आपको बड़ा अच्छा सुझाव देता हूं, और ये मैं हमेशा से करता आया हूं कि देखिए, जब मान लीजिए मुझे कोई सेक्टर स्टडी करना है, मेरी एक पुरानी आदत है कि सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि इस प्रकार की कंपनियां और कितनी हैं दुनिया भर में। आमतौर पर हम अपनी खोज, अपनी जो पूरी सोच है, उसको बहुत ही सीमित रखते हैं भारत तक की। बाहर का विस्तार कीजिए। आप देखिए कि आप ये देखें कि जो हम देख रहे हैं, मान लीजिए हमें टेलीकॉम स्टडी करना है, तो हम इंडिया के टेलीकॉम स्टॉक्स देखें, फिर हम यूएस के टेलीकॉम जो बड़े स्टॉक्स हैं उनको देखें, यूके के बड़े, यूरोप के बड़े टेलीकॉम स्टॉक्स को देखें, कनाडा वालों को देखें, उनके पीई देखें, उनके वैल्यूएशन देखिए, किस तरह का मार्केट कैप उनका है, कितने साल से लिस्टेड हैं, शेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया, वहां पर जो एवरेज जो यूजर है उसका, जिसको आरपू कहते हैं, वो कितना आता है, यानी कि हर जो यूजर है उसका बिल कितना आता है। तो विदेशों में तो बहुत बिल आता है। आप में से जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं आज अदालत में, कोई है ऐसा जो विदेश में जो रह रहा हो और वहां के मोबाइल का खर्चा बता सके, तो जरूर लिखिएगा कमेंट में। और जिनके कोई रिश्तेदार, भाई बहन, संबंधी रह रहे हो, उनसे पूछिएगा कि भाई वहां औसत आपका महीने भर का कितना बिल आ जाता है, ये अपना मोबाइल का, डेटा का क्या कॉस्ट आ जाता है। और फिर आप देखिए, उसकी तुलना कीजिए कि जो पैसा हम लोग दे रहे हैं, और फिर जब आप देखेंगे तो आपको उसमें गैप नजर आएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारे राहुल सिंह साहब हैं, वो लिख रहे हैं 6,000 रुपए प्रति महीना कनाडा में लगता है उनका। ओहो, और यहाँ देखिए 6,000 रुपए तो बहुत होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज मोर एक्सपेंसिव इन अदर कंट्रीज। अच्छा, एक हमारे दर्शन अग्रवाल जी कह रहे हैं 10,000 रुपए लग रहा है। मिनिमम पैकेज 6,000 पर मंथ इन दुबई, 6,000 रुपए पर महीना। अच्छा, सऊदी अरेबिया, वो सऊदी अरेबिया से भी विजय जी अपनों आपको बिल्कुल आंखों देखा अनुभव बता रहे हैं। वो कह रहे हैं 9,000 रुपए पर महीना इन सऊदी अरेबिया। गजब। तो कजाकिस्तान में इनके भाई साहब हैं हमारे फसी साहब के, और वो लिख रहे हैं कि 2,800 रुपए प्रति महीना कजाकिस्तान में लग रहा है। ओहो, आदित्य झा साहब लिख रहे हैं कि ब्रैम्पटन कनाडा में 100 कैनेडियन डॉलर प्रति महीने का खर्च होता है। तो आप ये देखिए कि जो पैसा विदेशों में लोग दे रहे हैं, हमारे यहाँ कितना बिल आता है, 500-600 रुपए आता है महीने का। तो इसकी तुलना में जो हमारा, और इतना डेटा कंजम्पशन के बावजूद, तो आप देखें कि इंडिया में अभी भी डेटा इज चीपर। हालांकि हमारे कोई है ये जर्मनी का रेट बता रहे हैं बड़े बाबा साहब, और ये कह रहे हैं कि 5 GB डेटा जो है जर्मनी में 900 रुपए का मिलता है। 5 GB तो हमारे यहाँ बच्चे जो है एक दिन में उड़ा देते हैं बड़े बाबा जी, तो 900 रुपए पर डे हो गया, ये तो बड़ा भारी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इट इज मोर एक्सपेंसिव अब्रॉड देन इन इंडिया। बहुत बड़ा गैप है। अब ये गैप हमेशा बना रहेगा, ये ऐसा नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके आप देखेंगे ये गैप कम होगा, और इसका जो फायदा है टेलीकॉम स्टॉक्स को हो सकता है। तो इस पूरी स्टोरी को समझिए और इससे जुड़े हुए चार्ट्स को देखते रहिए। तो ये है बात। अरे वाह, हमारे विद्या जिडगे साहब हैं, और ये लिख रहे हैं कि सर मैं 17 साल ओमान में था, और वहां पर जो भारत में खर्चा है मोबाइल का, उसके मुकाबले 6 गुना देना पड़ता था। तो देखिए, कहीं पर भी हमने कितने देशों के, हमारे सभी आप लोगों के अनुभव पूरी दुनिया भर के हैं, और आप सभी ने, और देखिए यही फायदा है अदालत में। आप अगर मान लीजिए किसी विषय पर बात करना चाहें, आपको केवल अपना ही अनुभव मिलता है, लेकिन अदालत में फायदा क्या है,
हम किसी भी एक विषय को उठाते हैं तो कोई ओमान से आपको यहाँ इनपुट दे रहा है, तो कोई जर्मनी का इनपुट बता रहा है, कोई कजाकिस्तान का इनपुट बता रहा है। बातों बातों में पूरे विश्व भर का चैनल चेक हो जाता है और यही ताकत है अदालत की। इससे बड़ा कोई फोरम नहीं है बाजार का। तो प्रतिदिन पहला संकल्प कीजिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में हर सप्ताह, हर शनिवार को बिना कोई बहाना बनाए समय से अदालत में आएंगे। अदालत में आएंगे तभी आपको पूरे बाजार का टो मिलेगी। तो हर वीकेंड पर, हर सैटरडे को 11 बजे बिना कोई फेल के जुड़ना है आपको अदालत में। और ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा काम की चीज आज हमें पता लगी कि वर्ल्ड ओवर हम देखते हैं कि टेलीकॉम टैरिफ्स आर हायर और इंडिया में जो है टेलीकॉम टैरिफ्स कंपैरेटिवली कम है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी कि देखिए वहां पर लोगों की आमदनी भी ज्यादा है, तो अगर आमदनी ज्यादा है तो वो खर्चा भी ज्यादा कर सकते हैं, खर्चे उसी अनुपात में हो जाते हैं। उसको भी एडजस्ट कर लें आप, हमारी परचेसिंग पावर को भी अगर आप एडजस्ट कर लें तो भी आप पाएंगे कि टेलीकॉम प्राइसेस इन इंडिया आर हायर, सॉरी लोअर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्पेस है जिसको हमें स्टडी करना है। ये ब्रॉड स्टोरी है, लेकिन इसमें सब कुछ निर्णय जो आपको करना है अपने विवेक से और चार्ट के आधार पर। तो ये हमारे सामने चार्ट की चर्चा हम लोगों ने की। बड़े इंटरेस्टिंग समय आएगा 2024-25, चुनाव निकल जाए, उसके बाद बजट, तो बड़ा एक्साइटिंग समय है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं प्रभु से कि ये जो साल है आपके लिए बहुत शुभ रहे, जबरदस्त पैसा आप लोग अर्जित करें और शानदार काम करें, अच्छे शेयर्स में निवेश करें और आप जो है इसका भरपूर लाभ उठा पाएं। अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अच्छा, अभी हमारे श्रेया इंदिरा जी ने लिखा है